केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, भारत में कोविड-19 के खिलाफ बनाई जा रही वैक्सीन इस साल के आखिर तक बनकर हो जाएगी तैयार। देश में कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की मदद से बेहतर नतीजे आ रहे हैं सामने। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में रिकवरी रेट हुआ 74%। देवरिया से भाजपा विधायक जन्मेजय सिंह के आकस्मिक निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विधानसभा अध्यक्ष समेत सदन ने व्यक्त किया शोक। विधानसभा की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे तक के लिए की गई स्थगित। और केंद्र सरकार द्वारा प्रति क्विंटल गन्ना मूल्य में 10 रुपए की बढ़ोतरी का गन्ना किसानों ने किया स्वागत। कहा, विपरीत समय में भी सरकार ने रखा गन्ना किसानों का ख्याल। नमस्कार, मैं हूं प्रणव अग्नोत्री। समाचार विस्तार से। एक तरफ जहां कोरोना वायरस संक्रमण के लिए दुनिया भर की दवा निर्माता कंपनियां समय के साथ लड़ाई लड़ रही हैं, वहीं दूसरी ओर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत में कोविड-19 के खिलाफ बनाई जा रही वैक्सीन कोवैक्सीन इस साल के आखिर तक बनकर तैयार हो जाएगी। एक अंग्रेजी दैनिक को दिए गए साक्षात्कार में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दुनिया भर में कोविड के खिलाफ वैक्सीन बनाने की रफ्तार तेज हो गई है। उन्होंने कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किए जा रहे ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का भी समानांतर उत्पादन किया जा रहा है ताकि इसके विपणन में के लिए लगने वाले समय से बचा जा सके। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत में तैयार किए जा रहे अन्य 2 और वैक्सीन का भी उत्पादन शुरू होने में अभी और समय लगेगा। उन्होंने कहा कि अगर वैक्सीन का ट्रायल सही रहता है तो हम अगले साल की पहली तिमाही में इसका उपयोग शुरू कर देंगे। हैदराबाद में भारत बायोटेक द्वारा बनाए जा रहे कोवैक्सीन का मानव परीक्षण भी 2 सप्ताह पहले ही शुरू हुआ है और यह वैक्सीन भी साल के आखिर तक तैयार हो जाएगी। वैक्सीन किन्हें पहले दिया जाएगा, इस सवाल के जवाब में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, हेल्थ वर्कर्स, कोरोना के खिलाफ जंग के फ्रंट लाइन वर्कर्स और कोरोना संक्रमण के प्रति संवेदनशील बड़ी उम्र के लोगों को यह वैक्सीन पहले उपलब्ध कराया जाएगा। भारत में कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की मदद से बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में अब तक 21,58,946 लोग सेहतमंद हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 62,282 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। इसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 74.30% हो गया है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.89% रह गई है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पैट्रियोटिक फिल्म फेस्टिवल प्रतियोगिता के विजेताओं को शुभकामनाएं दी हैं। इस प्रतियोगिता का आयोजन भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने किया था। सरकार ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक वर्चुअल लघु फिल्म प्रतियोगिता का आयोजन किया था, जिसकी थीम थी देशभक्ति, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम। केंद्रीय मंत्री ने ट्विटर पर सभी विजेताओं को शुभकामनाएं दी हैं। प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार MI, दूसरा पुरस्कार अब इंडिया बनेगा भारत, तीसरा पुरस्कार 10 रुपीज फिल्म को मिला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया सदर विधानसभा क्षेत्र के विधायक जन्मेजय सिंह के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। अपने शोक संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि जन्मेजय सिंह एक समर्पित जनप्रतिनिधि थे। वे हमेशा अपने क्षेत्र के विकास के लिए तत्पर रहते थे। समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के हितों के प्रति वे अत्यंत संवेदनशील थे। श्री सिंह के निधन से पार्टी ने एक समर्पित कार्यकर्ता और जनता ने अपना एक सच्चा हितैषी खो दिया है। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हुए स्वर्गीय जन्मेजय सिंह के शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। जन्मेजय सिंह देवरिया सीट से भाजपा के विधायक थे। उनकी कल लखनऊ में 75 वर्ष की उम्र में हृदयाघात के कारण निधन हो गया। उन्हें सीने में दर्द की शिकायत पर सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालत गंभीर होने पर उन्हें लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उनकी चिकित्सा के दौरान मृत्यु हो गई। विधायक की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उनकी अंत्येष्टि उनके गांव गौरा बाजार कस्बा देवगांव में की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष समेत सभी दलों के नेताओं ने जन्मेजय सिंह की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। आज की विधानसभा की कार्यवाही शोक संदेश के बाद कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। बड़े दुख के साथ मुझे इस माननीय सदन को सूचित करना पड़ रहा है
कि हमारे वर्तमान विधानसभा के सदस्य श्री जन्मेजय सिंह का 21 अगस्त 2020 को 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे इस सदन के वरिष्ठ सदस्य थे। उनके निधन से हम सब अत्यंत दुखी हैं। श्री जन्मेजय सिंह वर्ष 2000 में इस विधानसभा के लिए उपचुनाव में निर्वाचित हुए थे। तत्पश्चात वे वर्ष 2012 व 2017 में देवरिया से विधानसभा के लिए पुनः निर्वाचित हुए। वे विधानसभा की विभिन्न महत्वपूर्ण समितियों के भी सदस्य भी रहे। श्री जन्मेजय सिंह अपने क्षेत्र में एक लोकप्रिय नेता थे। जन आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए उसे पूरा करने का प्रयास करते थे। विभिन्न आंदोलनों में भी भाग लेने के कारण वे जिला कारागार में देवरिया में बंदी भी रहे। कसिया सहकारी बैंक देवरिया के वे संचालक, तब विकास क्षेत्र गौरी बाजार के एक प्रगतिशील किसान भी थे। विभिन्न शिक्षण संस्थाओं से वे जुड़े हुए थे। श्री जन्मेजय सिंह के निधन से प्रदेश ने एक समर्पित जनप्रतिनिधि खोया है। उनके निधन से भारतीय जनता पार्टी को भी अपूरणीय क्षति हुई है। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हुए आपसे अनुरोध करता हूं कि इस सदन की भावनाओं को शोक संतप्त परिजनों तक पहुंचाने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस आदरणीय सदन में अपने सुखोद्गार प्रकट किए हैं। माननीय नेता समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, सुहेल देव पार्टी और अपना दल ने भी माननीय मुख्यमंत्री जी सहित सभी यहाँ के शोक व्यक्त करने वाले महानुभावों के साथ अपनी संबद्धता व्यक्त की है। ये दुर्भाग्य है हम लोगों का कि हमारे ही परिवार के कल 4 सदस्यों के लिए हम लोगों ने शोक व्यक्त किया और आज 5वें सदस्य के शोक व्यक्त करने के लिए इस सदन में समवेत है। ऐसे में शब्द काम नहीं आते, वाणी ठीक दिशा में नहीं चलती, हम लोग अवाक स्थिति में। मैं पूरे आदरणीय सदन की तरफ से अपनी ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो दिवंगत आत्मा को मुक्ति, मोक्ष और शांति प्रदान करे। उनके शोक संतप्त परिवार को यह वज्राघात सहने की शक्ति दे। अब हम कल 11 बजे तक के लिए उठते हैं। केंद्र सरकार द्वारा गन्ने का मूल्य 10 रुपया प्रति क्विंटल बढ़ाए जाने से बरेली के गन्ना उत्पादक किसान खुश हैं। किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दे रहे हैं। बुधवार को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में गन्ने का 2020-21 विपणन वर्ष के लिए एफआरपी दाम 10 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। गन्ना किसानों ने कहा है कि कोरोना संकट के समय में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हम सब किसानों का बहुत ख्याल रखा है। गन्ने का मूल्य बढ़ाकर उन्होंने हम सभी किसानों को एक और उपहार दिया है। बुधवार को जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है 10 रुपये गन्ना पे बढ़ाने के, ये बहुत ही अच्छा उनका सराहनीय कदम है हम गन्ना किसानों के लिए। काफ़ी समय से गन्ना पे पैसे नहीं बढ़ रहे थे और काफ़ी किसान इससे नाराज़गी थी। हम चाहते हैं जैसे हमारे केंद्र सरकार ने 10 रुपये माननीय प्रधानमंत्री जी ने गन्ना किसानों के लिए बढ़ाए इस कोरोना कालखंड में,
हम अपने प्रधानमंत्री जी को जो हमारे किसानों के लिए इतना कुछ सोच रहे हैं, बहुत कुछ सोचा उन्होंने, काफ़ी योजनाएं किसानों के लिए लाए हैं और अब गन्ना पे भी उन्होंने 10 रुपये का रेट बढ़ा दिया है। ये हम सभी किसानों के लिए बहुत बड़ा एक उनका कहना चाहिए योगदान रहेगा। गन्ने की खेती बहुत समय से करता आ रहा हूँ। पिछले वर्ष गन्ने की कीमत नहीं बढ़ाई गई थी। इस साल मोदी जी ने किसानों के लिए 10 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। कोरोना के समय मोदी जी किसानों के बारे में बहुत कुछ सोच रहे हैं, उनके लिए धन्यवाद। मोदी जी ने गन्ना के 10 रुपये रेट बढ़ाए हैं। कोरोना के बारे में सभी चीज़ पे उनने ध्यान रखा है। सरकार को, मोदी जी को हम धन्यवाद। मैंने सुना है कि बुधवार को मोदी जी ने 10 रुपये बढ़ाए गन्ने पे, तो मैं समझता हूँ इससे हमें काफ़ी लाभ मिलेगा। जो गन्ने का अभी रेट जो बढ़ा है, हमारे श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जो बढ़ाया है, 10 रुपये ज़रूर लग रहा है बढ़ाने में, पर उससे हमें बहुत जो है कुछ लाभ मिल सकता है। केंद्र सरकार ने गन्ने के मूल्य में प्रति क्विंटल 10 रुपये की बढ़ोतरी की है। इससे बागपत के किसान बेहद उत्साहित हैं। किसान इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उठाया गया ऐतिहासिक कदम बता रहे हैं। इससे गन्ना किसानों को बड़ा लाभ होगा और गन्ने का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। गन्ना मूल्य भले ही प्रति क्विंटल 10 रुपये बढ़ा हो, लेकिन इससे किसानों को हजारों रुपए का लाभ होगा। इस संबंध में बागपत के किसानों से उनकी राय जानी गई तो उन्होंने इसे केंद्र सरकार का अच्छा कदम बताते हुए इसे किसानों के हित में बताया। सरकार ने जो प्रति क्विंटल 10 रुपये बताया, ये बहुत बढ़िया काम कराया जी। किसान को बहुत फायदा है इस बात का, और इसका फायदा होना चाहिए जी। और जो ये कोरोना की बीमारी चल रहा है जी, इसका पेमेंट और करवा दें और बढ़िया बहुत। सरकार ने 10 रुपये बढ़ाए जी, एक तो इससे किसानों का मनोबल बढ़ता है। उनको ये लगता है कि सरकार आपके साथ है। 10 रुपये अगर बढ़ाए हैं तो बढ़ के मिलेगा, पैसा भी आएगा, घर में खुशी आएगी, आदमी अपना काम बढ़ाता है। मोदी जी ने अभी जो 10 रुपये गन्ने पर बढ़ाए हैं, वो बड़ा ही किसान को उत्साहित करने वाला कदम है। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो मेरी फसल है गन्ने की, ये रिंग पिट विधि से बोई गई है, जो करीब 1 बीघे में 100 क्विंटल प्रति बीघा निकलती है। जब इसमें 10 रुपये बढ़ेंगे तो 1000 रुपये का एक किसान को लाभ होगा 1 बीघे पर, और किसान अपने जो खर्चे हैं उनमें और अच्छे करके अपने बच्चों को अच्छी तरह शिक्षा दिला पाएगा। ये ऐतिहासिक निर्णय है आदरणीय मोदी जी का। इससे किसानों को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। ये जो 285 रुपये का रेट किया है 10 रुपये बढ़ा के, इसमें सबसे बड़ी बात है 10% रिकवरी पे है। यदि 1% रिकवरी बढ़ेगी तो 28 रुपये 50 पैसे प्रति क्विंटल बढ़ जाएगा। जो 38 बीज हम यहाँ बोते हैं 338, उसकी रिकवरी 13% है। तो 13% का मतलब ये करीब 100 रुपये और, ये बहुत ऊंचा जाएगा और बहुत ऐतिहासिक कदम है। यहाँ पे जो है 38 बीज सबसे ज़्यादा बोया जा रहा है, जिसकी रिकवरी लगभग 13% के करीब है। और जिस तरीके से ये रेट बढ़ा है उसमें रिकवरी के हिसाब से बहुत ऊपर रेट जाएगा, किसानों को बहुत ज़्यादा लाभ होगा। गोरखपुर में भाजपा द्वारा जयप्रकाश निषाद के निर्विरोध राज्यसभा सदस्य चुने जाने पर गोरखपुर आगमन पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका फूल माला पहनाकर एवं पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मेरे ऊपर विश्वास कर मुझे राज्यसभा सदस्य बनाकर जो जिम्मेदारी सौंपी है उसे मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। भारतीय जनता पार्टी का संगठन पहले से ही बहुत मजबूत है, उसमें जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी वह मैं पूरी करूंगा। संगठन को मजबूत करने की दिशा में कार्य करता रहूंगा। वरिष्ठ देवतुल्य पदाधिकारी क्षेत्र के कार्यकर्ता, मैं उनको पहले तो इस पद के लिए उनको जो है बधाई देना चाहता हूं। उनका कोट कोट मैं नमन करता हूं, जिन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता को इतना बड़ा पद दे करके जिम्मेदारी सौंपने का काम किया है। निश्चित तौर पर जो संविधान की गाइडलाइन होगी, जो उनका आदेश होगा, उसका अच्छे से पालन करने का काम मैं करूंगा। संगठन, भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है। आज विश्व में सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी में
किसी एक की पार्टी नहीं है, ये सभी लोगों की पार्टी है और कार्यकर्ता अपने आप को अपनी पार्टी समझता है। अब इसमें हम सब कार्यकर्ता मिलकर के काम करते हैं, सबका योगदान होता है। वैश्विक महामारी के इस दौर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना सोनभद्र जैसे पिछले और गरीब अंचलों में एक संजीवनी का काम कर रही है। लॉकडाउन के कारण अपने घरों को लौटे करीब 50,000 प्रवासी मजदूरों को मनरेगा, स्कूल कायाकल्प आदि कई परियोजनाओं के माध्यम से कार्य सृजित कर रोजगार उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसमें अपने गांव में ही लोग रोजगार पाकर जीवन यापन कर रहे हैं। इन परियोजनाओं से जोड़कर जहां इन्हें रोजगार उपलब्ध हो रहे हैं, वहीं इस योजना से निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराकर इन परिवारों के भरण पोषण की जिम्मेदारी से भी निश्चितता प्रदान की है। बाहर में गुजरात पंजाब इधर सूरत तरफ रह रहे थे, उधर 400-500 रुपया के डेली काम कर रहे थे और उसमें इधर लॉकडाउन होने के कारण आ गए घर पर। तो उसके बाद ये लाचारी बस में 202 रुपया के काम कर रहे हैं। मथुरा में काम कर रहे थे सरिया सेटिंग में, इसलिए लॉकडाउन हो गया तो अपना आ गए घरे आने के बाद मनरेगा में काम कर रहे थे। रात करते 200 रुपया मिल रहा है। हम लोग बाहर में काम कर रहे थे, लॉकडाउन की वजह से सब शहर और बाजार सब बंद है। स्कूल में हम लोग मजदूरी कर रहे हैं इस समय। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा गांव मजदूर व प्रवासी मजदूरों को इस महामारी में कारगर साबित हो रही है। प्रयागराज जिले के सभी इलाकों में प्रवासी मजदूरों को गांव में ही रोजगार मिल रहा है। इन प्रवासी मजदूरों को तालाबों, लिंक मार्गों और गांवों की नालियों में रोजगार मिलने से मजदूरों के परिवारों का भरण पोषण हो रहा है। यही नहीं, इस महामारी में इनको रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जिला विकास अधिकारी अशोक कुमार मौर्य ने बताया कि केंद्र सरकार की मंशा के अनुसार इन गांवों के 7 प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिया गया है। जिले में 4,47,519 जॉब कार्ड रजिस्टर्ड किए गए हैं। 5,17,983 मानव दिवस सृजित किए गए हैं, जिन्हें समय से भुगतान किया जा रहा है। सब लोग घर में लॉकडाउन के कारण बैठे हुए हैं। अभी हमारे माननीय प्रधान जी मनरेगा चलवा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी चलवा रहे हैं, तो हम लोग काम धंधा कर रहे हैं, अपना गुजारा कर रहे हैं। मनरेगा सब बंद था, कोई काम नहीं मिल रहा था, गरीबों को खाने पीने के लिए बहुत परेशानी हो रही थी। सर काम मिला है हम लोगों को और खाने पीने के लिए जान लीजिए एक बार पैसा मिला, अभी फिर काम कर रहे हैं, फिर पैसा आएगा सर जोर से। महामारी की वजह से हम लोग बंद थे और काम में इसमें चालू है तो हम लोग काम कर रहे हैं। जो लॉकडाउन था, जो महामारी हमारे देश में फैला हुआ है, इसके वजह से हम लोग का स्थिति बहुत डाउन चल रहा था। जो सरकार ने मनरेगा जो चालू किया है हमारे ग्राम सभा प्रधान के योजना से, हम लोग उसी में काम करके अपना पेट पर्दा चला रहे हैं। हाँ, और इसी से हम लोग को 2 रोटी मिलता है, कमाते हैं और अपना पेट पर्दा चलाते हैं। हाँ, इसी में धन्यवाद देता हूँ सरकार का, जो मनरेगा चलाया हुआ है। हमारे प्रधान जी ने उस मनरेगा का लाभ हम लोगों को दे रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। मनरेगा का महामारी में बहुत ही बृहद उपयोग हुआ है सरकार के निर्देशानुसार और गरीब भाइयों बंधुओं के निर्देशन सम्मिलन से। और जो हमारे प्रवासी भाई उस बीच में शहरों में जो लॉकडाउन हुआ, शहरों में काम मिलना बंद हो गया, सब लोग अपने अपने घरों को आए, उनको रोजगार देने के लिए प्राथमिकता के आधार पर मनरेगा को हम लोगों ने उपयोग किया और इसका गरीब भाइयों को और प्रवासी भाइयों को सबको सरकार के निर्देशानुसार रोजगार भी उपलब्ध कराया और इससे ये लोग सभी व्यक्ति लाभान्वित भी हुए। कोरोना संक्रमण काल में भी सरकार ने महिलाओं का ध्यान रखा है। मथुरा में इस दौरान महिलाओं के जनधन खातों में 500 रुपए आए हैं, जिससे उनके घर का खर्च चल पाया है। पैसा निकालने के लिए भी सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाया गया है। जनपद की महिलाओं ने इसे सरकार का सकारात्मक कदम बताया है। जनपद में 6,82,000 खाते हैं, जिनमें 3,47,000 महिलाओं के जनधन के खाते हैं। इस योजना में सभी महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया गया है। और हमारे पड़ोसियों के खाते में 500 रुपये आया है। बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और मोदी जी के लिए धन्यवाद। मोदी की तरफ से आए तो इसमें सरकार का पूरा ध्यान है और करीब हमारे मथुरा डिस्ट्रिक्ट में 6,82,000 करीब में खाते जनधन में खुले हुए हैं। इनमें करीब 3,47,000 खाते जो है महिलाओं के हैं और
सरकार ने इस लॉकडाउन के दौरान जो है इतना अच्छा काम किया कि जो 500 रुपए की कई बार जो दिए ना खातों में, तो जितने भी सक्रिय खाते थे उन सब में पैसा आया, और उस समय आया जब उनको जरूरत थी, जब वो काम नहीं कर रहे थे जनधन खाते में। वो जनधन खाते किन के हैं? जनरली पुअर, सभी गरीब आदमियों के हैं। तो उनको एक बहुत बड़ी राहत मिली और उन्होंने अपना इस लॉकडाउन के दौरान बहुत कुछ काम किया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत हरदोई जिले में वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत ग्राम समाज की खाली पड़ी भूमि में बरसात के मौसम में पेड़ लगाने का काम मनरेगा से किया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान बाहर से आए श्रमिकों को रोजगार मिला है, साथ ही साथ उनके सामने परिवार के भरण पोषण की समस्या भी दूर हुई है। श्रमिक जो गांव में आए हुए हैं और गांव में ही रोजगार चाहते थे, उनको वृक्षारोपण के काम में लगाया गया है। ग्राम सभा की खाली जमीन पर फलदार और उपयोगी वृक्षों को लगाने का काम मनरेगा के अंतर्गत किया जा रहा है। गांव में ही रोजगार मिलने से जहां श्रमिक प्रसन्न हैं, वहीं गांव वाले भविष्य में इन वृक्षों से मिलने वाले लाभ को लेकर उत्साहित भी हैं। लॉकडाउन के पहले मैं बाहर काम कर रहा था और मैं लॉकडाउन के दौरान हरदोई आया, तब मैं बेरोजगार था। गांव पर आने के बाद मुझे मनरेगा के तहत वृक्षारोपण का काम करने का अवसर मिला, जिससे मनरेगा की मुझे मजदूरी मिली, जिससे मेरा पालन पोषण हो रहा है। लॉकडाउन से पहले बाहर काम कर रहा था और लॉकडाउन में जब मैं हरदोई आया तब मैं बेरोजगार था। यहाँ पर गांव में मुझे मनरेगा के अंतर्गत वृक्षारोपण का काम मिला, जिससे मुझे मनरेगा की मजदूरी मिली, जिससे मेरे पेट का पालन पोषण हो रहा है। मोदी जी बहुत बहुत धन्यवाद। लॉकडाउन में जब मैं हरदोई आया तब मैं बेरोजगार था और यहाँ पर गांव में मुझे मनरेगा के अंतर्गत वृक्षारोपण का काम मिला, जिससे मुझे मनरेगा की मजदूरी मिली, जिससे मेरे पेट का पालन पोषण हो रहा है। मोदी जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हरदोई आया तो मेरे पास कोई काम नहीं था। जब गांव में आया काम नहीं था तो मैं जो वृक्ष पेड़ लगे हुए हैं इनसे मेरे मजदूरी मिलती है, मेरा काम चल रहा है परिवार का। मनरेगा के अंतर्गत जो मेरा काम चल रहा है उससे मेरा पैसा मिल रहा है, उसी से मेरा काम चल रहा है। आतंकवाद को समर्थन और प्रोत्साहन देने की पाकिस्तानी नीतियों को एक बार फिर से भारत ने दुनिया के सामने उजागर किया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके प्रधानमंत्री ने वैश्विक आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को शहीद कहा। वर्चुअल माध्यम से आयोजित विश्व की संसदों के अध्यक्षों के 5वें सम्मेलन में स्पीकर ओम बिरला ने आतंक फैलाने की पाकिस्तानी साजिशों की पोल खोलते हुए यह बयान दिया। सम्मेलन में आतंकवाद से जुड़े एक विषय पर चर्चा के दौरान ओम बिरला ने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर के बयान का करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधों की निगरानी से जुड़ी संयुक्त राष्ट्र संघ की एक टीम ने कहा है कि पाकिस्तान आतंक के निर्यात में लगा है और इसके 6000 से ज्यादा नागरिक आतंकी गतिविधियों में लिप्त हैं। स्पीकर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान को अलग थलग कर देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने खुद ये माना है कि 40,000 आतंकवादी उनकी जमीन पर हैं। स्पीकर ने यह भी कहा कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान से सीमा पर आतंकवाद को समाप्त करने का आह्वान करते हैं, लेकिन हमारी पहल को कमजोरी के संकेत के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत केस में अपनी जांच का सिलसिला शुरू कर दिया है। मामले में पूछताछ के लिए अभी तक कुक रहे नीरज को बुलाया गया है। नीरज डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंच गए हैं, जहां उनसे पूछताछ की जाएगी। कुक नीरज सुसाइड वाले दिन सुशांत के घर पर मौजूद थे। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में सीबीआई की टीम पूछताछ और बयान दर्ज करेगी। मामले में 2 डीएसपी से भी पूछताछ होगी। नीरज वही कुक है जिन्होंने अभिनेता को सुसाइड करने वाले दिन आखिरी बार जूस दिया था। इस केस में नीरज से बिहार और मुंबई पुलिस दोनों ने पूछताछ की है। इस मामले में सीबीआई की 2 टीमें काम कर रही हैं। एक टीम केस से जुड़े लोगों से पूछताछ करेगी और दूसरी टीम डॉक्यूमेंटेशन का काम कर रही है। मुंबई पुलिस द्वारा सीबीआई से कोऑर्डिनेशन किए गए डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे से टीम पूछताछ कर रही है। गुरुवार देर शाम मुंबई पहुंची सीबीआई सीएसएफएल की टीम आज सुशांत के घर का मुआयना भी कर सकती है। सीबीआई सीएफएसएल टीम को सुशांत के घर में क्राइम सीन रिक्रिएट करना है, लिहाजा एक ज्यादा बार मौके का मुआयना कर सकते हैं। दूसरी तरफ सीबीआई की टीम पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स के पैनल से भी पूछताछ के दौरान ये जानने की कोशिश करेगी कि यह हत्या है या आत्महत्या।
सीबीआई इस मामले में मुंबई पुलिस द्वारा नियुक्त किए गए डीसीपी की मदद से सभी लोगों को पूछताछ के लिए बुलाएगी। यह पूछताछ मुंबई में स्थित सीबीआई कार्यालय में होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की 2 टीमें सुशांत मामले में अलग अलग काम कर रही हैं। पहली टीम सीबीआई सबसे पहले सुशांत का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर और पुलिस के जांच अधिकारियों के साथ पूछताछ करेगी। मानसून के आगमन के साथ ही मच्छर जनित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन कुछ आसान और प्रभावी तरीके अपनाकर हम मानसून में मच्छर जनित बीमारियों से बच सकते हैं। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। मानसून के आगमन के साथ ही मच्छर जनित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन कुछ आसान और प्रभावी तरीके अपनाकर हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। अपने आसपास पानी का जमाव ना होने दें। पानी इकट्ठा करने की सभी चीजों को अच्छी तरह से ढक कर रखें ताकि मच्छरों को पनपने से रोका जा सके। मच्छरों के काटने से बचाव के लिए पूरी बांह के कपड़े पहनें। मच्छर भगाने के तरीके अपनाएं। मच्छरदानी के अंदर सोएं। यदि बुखार है और कोविड-19 की जांच नेगेटिव है तो मलेरिया और डेंगू के लिए अपने खून की जांच करवाएं। डॉक्टर की सलाह मानें और इलाज पूरा करें। मॉनसून के दौरान मच्छर जनित बीमारियों से बचाव के संदर्भ में उठाए जाने वाले कदमों को लेकर केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी किए हैं। सुनिश्चित करें कि कीटनाशक दवा और निदान संबंधी चीजें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों। लोगों को टिकाऊ कीटरोधी मच्छरदानी वितरित करें। मच्छरों के पनपने पर निगरानी रखें और जहां पर भी जरूरत हो वहां उचित समय पर मच्छरों के नियंत्रण के उपाय लागू करें। कोविड-19 के दौरान मच्छर जनित बीमारियों के प्रबंधन पर राज्यों को खास दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। सभी मच्छर जनित बीमारियों की पहचान, जांच और इलाज हो। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों के नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार ने कई पहल की है। केंद्र की एडवाइजरी, राज्य मॉनसून के लिए तैयार रहें। मलेरिया और कालाजार से बचाव के लिए घरों, इमारतों और आसपास की जगहों पर समय समय पर मच्छर नियंत्रण के लिए दवाओं का छिड़काव करें। सुनिश्चित करें कि डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी इंसेफ्लाइटिस के लिए आईजीएम जांच किट पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हो। आपूर्ति की निगरानी हो। टिकाऊ कीटरोधी मच्छरदानी, मलेरिया रोधी दवा की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति सुनिश्चित हो। नियमित रिपोर्ट, वर्चुअल मीटिंग और समीक्षा के माध्यम से बीमारी पर निगरानी रखी जाए। सावधानी और समय समय पर सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी का पालन कर मच्छर जनित बीमारियों से बचा जा सकता है। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, भारत में कोविड-19 के खिलाफ बनाई जा रही वैक्सीन इस साल के आखिरी तक बनकर हो जाएगी तैयार। देश में कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की मदद से बेहतर नतीजे आ रहे हैं सामने। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में रिकवरी रेट हुआ 74%। देवरिया से भाजपा विधायक जन्मेजय सिंह के आकस्मिक निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विधानसभा अध्यक्ष समेत सदन ने व्यक्त किया शोक। विधानसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए की गई स्थगित। और केंद्र सरकार द्वारा प्रति क्विंटल गन्ना मूल्य में 10 रुपए की बढ़ोतरी का गन्ना किसानों ने किया स्वागत। कहा, विपरीत समय में भी सरकार ने रखा गन्ना किसानों का ध्यान। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।
हेलो बच्चों, स्वागत है आपका भूगोल की क्लास में। मैं आकांक्षा सोनकर, भूगोल प्रवक्ता, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज छोटी जुबली लखनऊ से। बच्चों, आज हम क्लास 12 की भूगोल पढ़ेंगे। बच्चों, पिछली क्लास में आपकी जो किताब है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, उसका पहला अध्याय मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, इसे हम पूर्ण कर चुके हैं। तो आइए सबसे पहले एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा। सबसे पहले तो हमने बात करी कि मानव भूगोल से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषाओं के बारे में हमने जाना। इसके बाद मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में हमने चर्चा करी। बच्चों, इसके बाद पर्यावरणीय निश्चयवाद, संभववाद, ग्रिफिथ टेलर का रुको और जाओ सिद्धांत के बारे में हमने बात करी। बच्चों, इसके बाद समय के गलियारों से मानव भूगोल के बारे में हमने चर्चा करी, जिसमें हमने देखा कि अलग अलग समय में किस प्रकार से मानव भूगोल का विकास एक विषय के रूप में हुआ। फिर हमने मानव भूगोल के क्षेत्र एवं उप क्षेत्रों के बारे में जाना। बच्चों, आज हम अपना दूसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं